आज के इस वीडियो में हम टालकट पार्सन्स के प्रकार्यवाद को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने पिछले वीडियो में हमने रॉबर्ट किंग मर्टन के प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ा। अपने आज के इस वीडियो में हम टालकट पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकार्यवाद को समझने की कोशिश करेंगे। टालकट पार्सन्स शास्त्रीय परंपराओं वाले समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्र में उनको 20वीं शताब्दी का सबसे अधिक प्रभावी समाजशास्त्रीय चिंतक माना जाता है। वे एक सिस्टमेटिक थिंकर थे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो समाज को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। टालकट पार्सन्स संरचनात्मक प्रकार्यवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। पार्सन्स के समय में प्रकार्यवाद अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन जैसे जैसे तीसरी दुनिया के देशों में पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे लोग प्रकार्यवाद में अपनी आस्था को खोने लगे। लेकिन जहाँ तक पार्सन्स के प्रकार्यवाद की बात आती है तो उसका उद्गम बहुत ही परिश्रम के बाद हुआ है। पार्सन्स ने अल्फ्रेड मार्शल, विल्फ्रेडो पैरेटो, इमानुएल दुर्खीम और मैक्स वेबर के सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया और इन सब का संश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपनी सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। एक विद्यार्थी के रूप में पार्सन्स की रुचि आरंभ से ही बायोलॉजी और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में रही और वही अभिरुचि उनके द्वारा निर्मित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में हमको साफ दिखाई देती है। आइए अब बात करते हैं पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकार्यवाद की। तो सबसे पहले यह जान लेना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए कि आखिर सामाजिक संरचना क्या होती है। इसका जवाब पार्सन्स देते हैं। उन्हीं के शब्दों में अगर हम देखें तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता से होता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना लक्ष्य, संस्था, प्रतिमान, भूमिका जैसी छोटी छोटी उप प्रणालियों से मिलकर बनती है। पार्सन्स का ये मानना था कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति समाज की संरचना को बनाए रखने के लिए प्रकार्य करता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, जिसके माध्यम से वह समाज की संरचना को सपोर्ट करता है। इसी को टालकट पार्सन्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाता है। एक समाजशास्त्री के रूप में पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था के विचार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। पार्सन्स ये मानते हैं कि हायरार्किकल क्लास सिस्टम और ऑर्डर्स के बिना समाज का रह पाना, ये समाज का स्थिर रह पाना बहुत मुश्किल है। यह समाज के कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। इन प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को पार्सन्स ने अपने एजीआईएल मॉडल के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया। पार्सन्स अपने एजीआईएल मॉडल को पैराडाइम ऑफ ह्यूमन कंडीशंस भी कहते हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें व्यवस्थित तरीके से यह समझाने की कोशिश की गई है कि सामाजिक जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए समाज को क्या क्या प्रकार्य करने पड़ते हैं। अपने एजीआईएल मॉडल में पार्सन्स समाज की व्यवस्था को समझना और समझाना चाहते हैं। इस मॉडल को पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल फंक्शंस में प्रस्तुत किया। पार्सन्स का मानना है कि समाज बहुत से प्रकार्यों को पूरा करता है। इन प्रकार्यों के बिना कोई भी समाज स्थिर नहीं रह सकता है। तो जो पार्सन्स का सिद्धांत है प्रकार्यवाद का, उसको हम उनके एजीआईएल मॉडल के बिना नहीं समझ सकते। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समाज के जितने भी लोग काम कर रहे हैं वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो समाज को बनाए रखने के लिए प्रकार्य करते हैं। उनका एजीआईएल मॉडल हमको यही बात समझाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है।
पार्सन्स का ये मानना है कि सामाजिक व्यवस्था की 4 मौलिक प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं: तादात्म्यकरण, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान पोषण के द्वारा तनाव को रोकना। ये जो एजीआई मॉडल है रॉबर्ट मर्टन का, इसके जो इंपेरेटिव्स हैं, 4 इंपेरेटिव्स हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो इंपेरेटिव है, ए फॉर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स तादात्म्यकरण, अपने आप को अनुकूलित करना बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। पार्सन्स मानते हैं कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को बने रहने के लिए अनुकूलन करना या तादात्म्यकरण करना होता है। तादात्म्यकरण का यह कार्य सांस्कृतिक व्यवस्था करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप तादात्म्यकृत नहीं करेंगे अपने आप को, तो समाज में जो अंत्यक्रियाएं संभव होती हैं वो सामाजिक अंत्यक्रियाएं भी संभव नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक गर्म प्रदेश में रहता है और उसको अचानक किसी ऐसे प्रदेश में, ऐसे स्थान पर भेज दिया जाए जहां पर बहुत अधिक सर्दी होती है, तो वो वहां पर अपने आप को सर्वाइव तभी कर पाएगा जब वो अपने आप को तादात्म्यकृत कर लेगा उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। तो जो समाज है वो हर प्रकार की परिस्थितियों से अपने आप को अनुकूलित करना सिखाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं इसको दूसरा, कि अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है, पूर्णतः शाकाहारी है, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, लेकिन उसको किसी ऐसे स्थान पर भेज दिया जाए जहां पर मांसाहार के बिना, शराब के बिना जीवन नहीं चल पाता है, शाकाहार बिल्कुल नहीं है, तो अगर वो अपने आप को उन बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप तादात्म्यकृत नहीं कर पाएगा तो समाज में, उसके जीवन में संकट, परेशानियां, तनाव उत्पन्न हो जाएंगे। इस एजीआई मॉडल को हम आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भी समझ सकते हैं। आज का जो दौर है वो कोरोना संकट का दौर है। लगभग 2 माह से सारे के सारे व्यक्ति लॉकडाउन की स्थिति में हैं, अपने घरों में कैद हैं। बाहर निकलने की इच्छा होते हुए भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के संक्रमण का डर है। लेकिन क्या लॉकडाउन से पहले हम घरों में रह पाने की बात सोच सकते थे? हमारे इतने काम थे कि हमको घर पर रहने का समय ही नहीं मिलता था। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया है। ये सब करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं तो कोरोना से संक्रमित होने की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो घर में रहकर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस तरह समाज भी हर तरह की परिस्थितियों से अपने आप को तादात्म्यकृत करने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में संघर्ष की अवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी। एजीआई मॉडल का जो दूसरा इंपेरेटिव है वह है जी फॉर गोल्स, लक्ष्य। मानव सहित जितने भी सावयवी इकाइयां हैं उन सबका अपना कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। जो करता है वो अपनी किसी भी क्रिया के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। एक विद्यार्थी के रूप में आपका लक्ष्य अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना हो सकता है, प्रतियोगी परीक्षा को उत्पन्न करना हो सकता है। इसी तरह सबके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, लेकिन हो सकता है कि ये लक्ष्य वैकल्पिक भी हो। इसका मतलब कि अगर आप कोई एक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप अन्य वैकल्पिक लक्ष्यों के माध्यम से भी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है, वो आईएएस बनना चाहता है, लेकिन पूरे परिश्रम के बावजूद भी, कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो उस परीक्षा को पास नहीं कर पाता है।
तो उसका जो ये लक्ष्य है वो लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अपने इस लक्ष्य के साथ साथ वो अन्य बहुत से वैकल्पिक लक्ष्य भी रखता है। PCS बनकर, रेलवे में किसी पद को धारण करके, किसी शैक्षिक पद को धारण करके वो अपने आप को समाज में आगे बढ़ा सकता है। तो ये उसके वैकल्पिक लक्ष्य हुए। तो एक मुख्य लक्ष्य होता है, उसके साथ साथ उसके कुछ वैकल्पिक लक्ष्य भी हो सकते हैं। तो लक्ष्य को समाज में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज में लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति पर उसके समाज के मूल्यों, मानकों और विचारों का एक गहरा प्रभाव होता है, और ये जो मूल्य होते हैं ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक तरह के साधन होते हैं। ये व्यक्ति ही होता है जो अपनी व्यक्तिनिष्ठ हैसियत के अनुसार उन लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उनको अपने उन साधनों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस इंपेरेटिव को भी हम जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। कोरोना संकट के प्रारंभ में सरकार का यह प्रयास था कि किसी भी तरह से इस कोरोना संकट को समाप्त किया जाए, लेकिन चूंकि इसको समाप्त करने के लिए कोई वैक्सीन, कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी, तो सरकार ने क्या किया, एक वैकल्पिक लक्ष्य ले लिया कि लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना संकट को हम सीमित रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कम से कम लोगों में वायरस से संक्रमित होने की समस्या कम हो जाएगी। तो कम से कम लोग वायरस से संक्रमित होंगे, ये दूसरा लक्ष्य लॉकडाउन के माध्यम से सरकार ने पूरा किया। तीसरा इंपेरेटिव है I फॉर इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मींस एकीकरण। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकीकरण का तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति सारी की सारी चीजों को साथ जोड़कर रखना चाहता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने व्यवसाय को सबको जोड़कर रखना चाहता है। पार्सन्स भी यहाँ पर एकीकरण पर बल देते हैं और इस एकीकरण को प्राप्त करने के लिए वो मूल्य मतैक्य पर बल देते हैं। उनका यह मानना है कि अगर समाज में मूल्य मतैक्य ना हो तो समाज टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए पार्सन्स ने बार बार कहा है कि जो विघटनकारी प्रवृत्तियां होती हैं समाज की, उनको कली से फूल बनने से पहले ही कुचल देना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में विघटनकारी तत्व बढ़ते चले जाएंगे, वो समाज को भी विघटित कर देंगे। इस इंपेरेटिव को भी हम आज के दौर के संबंध में समझ सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो कोरोना संकट के समय में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक आवश्यक वस्तुओं की, दवाइयों की, भोजन की आपूर्ति की जा रही है। सरकारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, चिकित्सा तंत्र, पुलिस, सफाई कर्मचारी सबके सब एक होकर कोरोना के संकट का सामना कर रहे हैं, एकीकृत होकर सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी से ही समाज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बची रह सकती है। ये हुआ तीसरा इंपेरेटिव इंटीग्रेशन का। चौथा इंपेरेटिव आता है L फॉर लेटेंसी। ये एक पैटर्न मेंटेनेंस की तरह होता है जिसके माध्यम से समाज को व्यवस्थित करने की, व्यवस्थित रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोई भी समाज ऐसा नहीं चाहता कि उसमें संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो। इसके लिए समाज इक्विलिब्रियम को, संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। परिवार, विद्यालय, कानून, धर्म, राज्य, इन सबको बनाकर समाज इसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो तत्व होता है ये प्रसुप्त तत्व है, छिपा हुआ है, सोया हुआ तत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाता, प्रेरित नहीं किया जाता या मजबूर नहीं किया जाता कि वो इस समाज के संतुलन को बनाए रखे, वो समाज में अच्छा कार्य करे, वो समाज में लोगों की भलाई करे, लोगों के लिए दान दे, व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे,
व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करे, आपत्ति के समय अपने मित्रों का साथ दे, इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं करता है। तो ये जो तत्व है ये प्रसुप्त तत्व है, छिपा हुआ है, सोया हुआ तत्व होता है। इसको व्यक्ति अपने अंदर से पालन करता है, अंदर से उसको समाज में लागू करता है। आपने देखा होगा कि आज इसको भी हम आज के समय के जो संकट है उसमें देख सकते हैं कि आज कोरोना के संकट में पुलिस वाले किस प्रकार भूखे लोगों का, असहायों का, गरीबों का मसीहा बनकर सहायता कर रहे हैं। डॉक्टर, जिनको हम भगवान का रूप समझते हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर संक्रमित लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस सब के लिए कोई शक्ति उनको बाध्य कर रही है? ऐसा नहीं है। ये सब आंतरिक है और इस सब से जो व्यवस्था है उसमें तनाव नियंत्रण संभव हो पाता है। पार्सन्स का ये जो एजाइल मॉडल है, ये एजाइल मॉडल प्रकार्यवाद को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्सन्स ये मानकर चलते हैं कि इन 4 इंपेरेटिव्स को, फंक्शनल इंपेरेटिव्स को पूरा किए बिना समाज का स्थिर रह पाना, व्यवस्थित रह पाना संभव नहीं है। चाहे वो भारतीय समाज हो या अमेरिकी समाज हो, कोई भी समाज अगर इन प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो वो स्थिर नहीं रह पाएगा, वो व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। अतः अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पार्सन्स समाज को एक व्यवस्था मानकर चलते हैं और सामाजिक संरचना के संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों प्रकार के पहलुओं पर बल देते हैं। उनका ये मानना है कि भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति अनुकूलन करना, प्राथमिक लक्ष्यों को निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करना, समाज में एकता को बनाए रखना और व्यक्तियों को अपनी भूमिका को निर्वाह करने हेतु प्रेरित करना बहुत आवश्यक होता है। इसी से ही समाज में व्यवस्था उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। इसी को हम तालकट पार्सन्स का प्रकार्यवाद कह सकते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।